बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने थर्ड यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। थर्ड यूनिट जैसा कि हमारा था लीडरशिप, इसे हिंदी में हम नेतृत्व कहते हैं। इसके सामान्य जानकारियों के बारे में आपसे को परिचय कराया था। आज इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं इसी लीडरशिप का जो फर्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड यूनिट का है वो है लीडरशिप इन स्कूल। ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप इन स्कूल, विद्यालय का नेतृत्व। ध्यान दीजिएगा, लीडरशिप इन स्कूल, लीडरशिप इन स्कूल, लीडरशिप इन स्कूल अर्थात विद्यालय का नेतृत्व। देखिए, लीडरशिप इन स्कूल, विद्यालय का नेतृत्व, कहने का तात्पर्य है, विद्यालय के नेतृत्व से तात्पर्य है कि कुछ खास लोगों को, वैसे तो नैतिक तौर पे देखा जाए तो विद्यालय में जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, चाहे वो छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, यहाँ तक कि प्यून क्यों ना हो, सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। और ये जिम्मेदारियों का निर्वहन कब होंगे? जब उन्हें अपने नेतृत्व का ज्ञान होगा कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका अपना काम क्या है, कैसे वो शिक्षा की व्यवस्था में सहायता कर सकते हैं, क्या उनका महत्व है, क्यों उनको इस व्यवस्था में शामिल किया गया है, क्या उनकी उपादेयता है। ये तमाम बिंदु हैं जो शिक्षा के नेतृत्व को विद्यालय स्तर पे बेहतर तरीके से समायोजित कर सकते हैं। वही सामान्य भाषा में हम बात करें, स्कूल लीडरशिप की बात करते हैं, विद्यालय नेतृत्व की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि विद्यालय नेतृत्व के बिना हम विद्यालय की कार्य योजनाओं को पूरा करने में असफल होते हैं। और यदि हम विद्यालय की कार्य योजनाओं को करने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो शिक्षा की उपादेयता है, जो शिक्षा की वास्तविकता है, जो शिक्षा का महत्व है, उसको प्राप्त करने में हम असफल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको प्राप्त करने में हम असफल हो जाते हैं। इसलिए एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे हमें ये लीडरशिप के बारे में जानकारी दी जाती है और सही भी है, आवश्यक भी है। यदि हम इसके अंदर और चलें और डीप में पढ़ते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में समझ में आती हैं। जैसे यदि हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, तात्पर्य की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग स्कूल लीडरशिप के कॉन्सेप्ट की बात करें, तात्पर्य की बात करें, तो हमें पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तात्पर्य की बात करें, तो पता चलता है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल लीडरशिप वह व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम शैक्षिक व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से कर सकते हैं। कक्षा में उपस्थित सभी बालक बालिकाओं को, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में उपस्थित सभी प्रकार के बालक बालिकाओं में जो शिक्षा के उद्देश्य की व्यवस्था बना के हम बैठे हुए हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम ज्ञान ले सकते हैं और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जिसकी सहायता से, ध्यान दीजिएगा, जिसकी सहायता से समस्त कक्षा में उपस्थित बालक बालिकाएं हमारे या शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तभी हो सकती हैं जब हम विद्यालय में नेतृत्व के तौर पे आगे आके, समझिएगा, नेतृत्व से तात्पर्य होता है, लीडरशिप का तात्पर्य होता है कि हम में से बीच में कोई व्यक्ति आगे आगे जिम्मेदारी लेके किसी उद्देश्य को प्राप्ति में छात्रों, शिक्षकों और व्यवस्थाओं की सहायता करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, जो स्कूल का नेतृत्व है, जो विद्यालय का प्रबंधन है, वो अपने आप में बहुत ही विशेष है। शायद इसके अभाव में हम शिक्षा की वास्तविकता से कोसों दूर हैं। इसीलिए कहा गया, 90 के दशक की बात करें यदि, तो 90 के दशक के बाद स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में लीडरशिप या मैनेजमेंट या नेतृत्व की बातें पुरजोर गति से आने लगी और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आगे थोड़ा सा और हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
नीड की बात करें, ज़रूरत की बात करें, यदि हम नीड की बात करते हैं, यदि हम ज़रूरत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम ज़रूरत की बात करें, नीड की बात करें, तो ये विद्यालय नेतृत्व ऐसे ही ज़रूरी है जैसे भोजन के बाद जल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि कहने का तात्पर्य है, अभी हम अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्थाओं का आकलन करें तो हमें ये पता चलता है, हम ये देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें ये पता चलता है, हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद से ही, ध्यान दीजिएगा, आज़ादी के बाद, हालांकि पहले भी शिक्षा की तमाम व्यवस्थाएं लागू की गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद से जब भारत को अपनी स्वायत्तता मिली, भारत सरकार क्रिया रूप में आई, वास्तविक रूप में आई, जब उसको समस्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उसने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के तमाम कार्य किए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि जो विद्यालय व्यवस्था कायम की जाती है उसमें कहीं ना कहीं अपव्यय और अवरोधन की समस्या उत्पन्न हो जाती। अपव्यय मतलब ये होता था कि जितने बच्चे हैं जितना पैसा खर्च होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे हैं जितना पैसा खर्च होना चाहिए उससे कई गुना जाने पैसे खर्च हो जाते थे, लेकिन उन बालकों के वास्तविकता या व्यवहारिक या शैक्षिक गुणवत्ता में कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता था। वहीं हम अवरोधन की बात करें तो तमाम विद्यालयों में, तमाम क्षेत्रों में, तमाम परिक्षेत्रों में कुछ ऐसी समस्याएं जरूर आ जाती थी जो बालकों को शिक्षा की व्यवस्था से दूर कर देती थी। कभी कभी गरीबी उनके आड़े आगे आ जाती थी, ध्यान दीजिएगा, कभी गरीबी आ जाती थी, कभी जातिवाद, कभी भाषावाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी काम की इच्छा, कभी शिक्षकों का वातावरण, कभी व्यवहार, कभी स्कूल का वातावरण। ये तमाम ऐसी छोटी छोटी कमियां थी जो छात्रों को शिक्षा लेने से वंचित करती थी। छात्र सामाजिक, वास्तविक, व्यक्तिगत, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना परेशान हो जाता था कि वो विद्यालय व्यवस्था से धीरे धीरे कटना शुरू कर देता था, और तमाम व्यवस्थाओं के बाद अपव्यय और अवरोधन की समस्या की ये शिक्षा की व्यवस्था में बनती जा रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही नेतृत्व की बात शुरू हो गई, स्कूल प्रबंधन की बात हो गई शुरू, वैसे ही शिक्षा की व्यवस्था में एक नया नवाचार आया, एक नई बात आई। इस नई बात ने शिक्षा की व्यवस्था को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। वहाँ जहाँ शिक्षक एक वास्तविक सिर्फ निर्देशक के तौर पे काम करता था, आज वो निर्देशक नेतृत्व में बदल गया। वह जो लीडर था वह लीडरशिप में बदल गया। आज वह शिक्षक परेशान होने लगा कि मेरा जो बालक है, मेरी कक्षा में जो बैठे हुए बालक हैं, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, क्या कमियां हैं, क्या मेरी पढ़ाई में कमियां हैं, क्या मेरे वातावरण में कमी। ये तमाम चीज़ें जो बातें निकल के आई, इन बातों की शुरुआत जो होती है वो इसी नेतृत्व और प्रबंधन की व्यवस्था से होती है। इसलिए हम कह सकते हैं, यदि हम नीड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरत है स्कूली स्तर पे इस लीडरशिप की व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं हम ध्यान दीजिएगा, वहीं इनके इम्पोर्टेंस की बात करें, हम इसके महत्व की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं ही इसके महत्व हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि वास्तविक तौर पे शिक्षा की व्यवस्था को यदि हम बनाए रखना चाहते हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि संपूर्ण शिक्षा की जो व्यवस्था वो विद्यालय स्तर पे होती है। छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर उस शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अपने काम को करने में असमर्थ होता है, कोई एक जो है वह अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेता है, रुचि नहीं लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान दीजिएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शिक्षा का उद्देश्य लेके जिस विद्यालय का निर्माण किए हैं, जिस व्यवस्था को हम तैयार किए हैं, वो व्यवस्था हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, विद्यालय में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनके मन मस्तिष्क से आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि स्कूली स्तर पे, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्चतर प्राथमिक स्तर हो या हायर एजुकेशन हो, सभी स्तरों पे स्कूल का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि नींव ही मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत स्वाभाविक सी है होगी। इसलिए स्कूल प्रबंधन का बहुत बड़ा ही अपना महत्व है। आज की कक्षा में बस इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण बातें और छूट रही हैं, उसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।